प्रोग्राम जायज़ा में फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान की मजहबी उमूर की वजारत के वफाकी वज़ीर जनाब हामिद सईद काज़मी साहब। काज़मी साहब, आपसे गुफ्तगू जारी है। आपका ताल्लुक़ जिस खानवादे से है और फिर आपकी जो सियासी वाबस्तगी JUP से रही, आपने मुल्तान से इलेक्शन भी लड़ा 1990 में, फिर पीपल्स पार्टी का इंतखाब जो सोशलिज्म की बात करती है, और फिर आप रहीम यार खान का 192 वहाँ से जाके आपने इंतखाब लड़ा। ये अजीब लगता है आपके चाहने वालों को। वैसे तो मैं ये अर्ज करूँगा वो फिर अहमद सईद काज़मी साहब का ताल्लुक उन लोगों में से है जिन्होंने मुस्लिम लीग की क़याम पाकिस्तान के वक्त बहुत हिमायत की थी। जी, मैं अर्ज करूँगा कि बेशक मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम लीग के बहुत सख्त हामियों में से थे, बल्कि वो उस वक्त उसके सूबाई कौंसलर भी थे, और उसके बाद JUP की बुनियाद भी मेरे वालिद ने रखी थी 1948 में मुल्तान में, और इस लिहाज से मेरी वाबस्तगी वो बहुत यकीनी है। फराज का एक शेर है कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा नहीं था और तू मेरा ना था। अच्छा, ये तो बात अपनी जगह पे। तो आप आरामदेह महसूस करते हैं पीपल्स पार्टी में अपने आप? हाँ, मैं ये अर्ज करूँ कि ये फैसला करना शुरू में मेरे लिए बहुत दुश्वार था। ठीक, मैं बहुत बेतकल्लुफ़ी से अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये फैसला मैं कर रहा था उस वक्त मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म, उस वक्त तो वज़ीर आज़म नहीं थे, हमारे उनके ख़ानदान से बहुत पुराने मरासिम, बल्कि अभी आपने बताया दोस्तों को कि 1935 में मेरे वालिद तशरीफ़ लाए थे। तो जब तशरीफ़ लाए थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वज़ीर आज़म साहब के परदादा मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के मेज़बानों में थे। तो हमारा उतना पुराना ताल्लुक़ है उनसे। तो उन्होंने मुझे तरग़ीब दिलाई। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे भी इसी तरह उनके वालिद हज़रत मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से पुराना ताल्लुक़ चला आ रहा है। इन दोस्तों ने, इन बुज़ुर्गों ने मुझे कायल किया, और शुरू में ये फ़ैसला करना मेरे लिए ख़ासा मुश्किल था, बल्कि मैंने जब अपने भाइयों से मशवरा किया, बग़ैर अपने घराने के और भाइयों के ताउन के मैं ये अकेला फ़ैसला नहीं कर सकता था, और अगर करता तो यकीनी तौर पर मैं कामयाब भी ना होता और मैं बहुत मुश्किल में होता। तो उनके लिए भी बहुत अचंभे की बात थी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। ठीक ठीक। लेकिन जब ये फैसला कर लिया तो अब मैं ये महसूस करता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल सही किया मैंने। वो इसलिए कि किसी को दूर से देखना और चीज़ है और करीब से जाकर देखना वो और बात होती है। सोशलिज्म का नारा लगा था, इस्लामी सोशलिज्म के हवाले से वो किस्सा पारीना हो गया, वो बात पुरानी हो गई। अब तो सारी दुनिया में सोशलिज्म एक मुस्तरद करदा निज़ाम समझा जाता है, और उस हवाले से उसका वो चर्चा नहीं है। और रहीम यार खान के हल्का इंतखाब का किसने तय किया? आपने खुद तय किया या पीपल्स पार्टी ने आपको उस तरफ राग़िब किया? जी, वो मैं अर्ज करता हूँ, ज़रा ये बात मैं मुकम्मल कर लूँ। वो ये कि जब हम करीब हुए तो देखा कि जो भी इस्लामाइजेशन के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने हैं, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का कारनामा, ये बहरहाल भुट्टो हुकूमत के सर है। सन 73 का आइन ये उन्होंने दिया। इस्लामिक समिट का मामला ये भी उन्हीं के, जुम्मे की छुट्टी जिसके हवाले से दीनी जमातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो जोर लगाती हैं, वो भी उन्हीं का कारनामा। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से न्यूक्लियर पावर है, इसका सेहरा भी उन्हीं के सर है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने देखी तो करीब आकर, ये बातें तो आपके इल्म में उस वक्त भी होंगी जब आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं थे। जी बिल्कुल, ये बातें उस वक्त भी थी, ये इल्म में तो यकीनन थी। लेकिन ये होता है ना कि जब आपका जाविया नज़र होता है ना जो आपको बताता है, और उसके हवाले से फिर कुछ एतराज़ात, सवालात, जवाबात ये वो होते हैं। लेकिन अब मैं ये फील करता हूँ आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर। पीपल्स पार्टी के सर्कल्स में ये ठीक है कि उनका कल्चर बसा औकात ऐसा हो सकता है कि मेरे उस्ताद तबा के मुताबिक ना हो, कुछ थोड़ी रंगीनी, कोई शोर शराबा, कोई ढोल ढमक्का, कुछ हल्ला गुल्ला, ये चीज़ें। लेकिन वैसे तो हमारे यहाँ सियासत का हिस्सा है। अब सियासत हमारे यहाँ ऐसी हो गई है, आप देखिए मंशूर उठाकर देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो मंशूर हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं करेंगे आप। अभी आपने भुट्टो साहब के कारनामे गिनवाए, भुट्टो साहब से चलें और आसिफ जरदारी सब तक आ जाएं जो शरीक चेयरमैन हैं इस वक्त। एक क़यादत किस तरह से मुंतकिल हुई, क्या सही वारिस हैं ये? देखिए, बात यह है कि सही वारिस होना ना होना तो ये उस वक्त सवाल पैदा हो जबकि कोई और दावेदार हो कि इसके वारिस हम हैं।
अगर कोई और देखिए जो भी वारिस मौजूद हों तो उनके दरमियान फिर देखा जाता है कि वो किस बुनियाद पर इस्तेहकाक जता रहे हैं। तो अगर कोई और वारिस हो तो जरा उनकी भी सुन लें और इधर भी सुन लें तो फिर फैसला करना आसान हो जाएगा। आपने जो फैसला किया वो सवाल किया था रहीम यार खान के हवाले से और वहाँ पर 192 के हल्के से, तो मैं अर्ज करूँ कि शुरू में जब हमारी बातचीत चल रही थी, मोहतरम गिलानी साहब भी मेरे पास कई बार तशरीफ फरमा हुए, तो अभी मैंने फैसला नहीं किया था कि मुझे पीपल्स पार्टी के साथ चलना है। तो इस दौरान चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हलकों से वो अनाउंस कर रही थी टिकट्स, तो वो मुल्तान का हलका जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, वहाँ पर मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के फर्जंद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के हक में टिकट अनाउंस हो चुका था। अब अगर मैं इसरार करता कि नहीं जी मैंने तो यहीं से लाना है और यही मेरा हलका है, तो गोया पीपल्स पार्टी के साथ पहला कदम चलने से पहले मैं उसके वाइस चेयरमैन से पंजा आजमाई शुरू कर देता। लेकिन वहां वजीर आजम के बेटे हार गए उस हल्के से या जीत गए? नहीं, वो उस हल्के से 6-7 हजार वोटों के फर्क से जीत नहीं पाए। तो लेकिन ये कि उस वक्त वो पंजा आजमाई की बात होती, जाहिर है वो मुनासिब नहीं था। फिर चंद और हल्के भी जेर गौर आए, उसमें मेरा फर्स्ट ऑप्शन अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ का था, लेकिन वहाँ पर अब्दुल कयूम जतोई साहब वो थे और वो वहीं से इलेक्शन लड़ना का इरादा बनाए बैठे थे और उनको हटा के आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी तरह तो जब 192 की बात आई तो ये एक मेरे लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था। एक तो ये मुल्तान से चौथा ज़िला, मुल्तान, लोधना, बहावलपुर, रहीम यार खान, चौथे ज़िले में जाना। फिर ये कि वहाँ पर जिन शख्सियात से मुकाबला मेरा होना था, मखदूम अहमद आलम अनवर, पहले मखदूम अहमद आलम अनवर साहब और मखदूम अहमद महमूद साहब, यानी ये दोनों शख्सियात जो उस ज़िले की बहुत ही कदावर शख्सियात गिनी जाती हैं और इनसे ज़्यादा मजबूत और कदावर शख्सियात वहाँ ज़िले में और नहीं है, इन दोनों से मेरा मुकाबला होना था। तो जाहिर है ये कोई आसान फैसला नहीं था। तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने मुझे परसुएट किया और फिर कुछ वहाँ पर जो हमारे ख़ानदान की जो फॉलोइंग है वो भी हमने देखी, कैलकुलेशन करके, ये है फैजल्टी नहीं आया मैं वहाँ, कुछ कैलकुलेशन करके आया। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि वहाँ पर मेरी कामयाबी जो है उसमें कोई मेरी ज़ात का इतना बड़ा कारनामा नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वहाँ के लोग तब्दीली चाहते थे। एक फ्यूडल सिस्टम के हवाले से वहाँ के लोग तब्दीली चाहते थे, तो उस तब्दीली में मैं उनके लिए एक हवा का ताज़ा झोंका बन के आ रहा था। तो उस हवाले से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। अब मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि अगर लोगों ने तब्दीली के लिए मुझे मुंतखब किया है तो उस तब्दीली के असरात और समरात ज़रा जाहिर होने चाहिए। वोटर्स आपके मुतमईन हैं जिन्होंने आपको मुंतखब किया? सूरत हाल यूँ है कि ये जो अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन थी सितंबर में, अब सितंबर से कुछ 7 महीने होने को आए, तो उसके बाद एक तो मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई। दरमियान में मुझे एजेंसीज की तरफ से बहुत सख्ती से रोका गया कि जी आप जनूबी पंजाब में, तो यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो बहुत ज़्यादा रोका गया। कहा कि हद यह है कि आप मुल्तान अपने घर में भी नहीं जाएंगे, कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी थ्रेट्स थी। तो इस दौरान जो मैं अपने हल्के से निस्बतन दूर रहा, उस तरह फ्रीक्वेंटली मेरा आना जाना नहीं रहा जिस तरह पहले था। तो उसमें हो सकता है, और इट इज़ वेरी नेचुरल कि लोगों को ये ख्याल हो कि जी काज़मी साहब दूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये यहाँ से जाने के बाद फिर मैं वो लेट जो है उसको मेकअप कर लूँगा। एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त आप पे हमला हुआ क्या कैफियत होती है इंसान की? फैज़न साहब, ये ज़रा मुश्किल सवाल मेरे हवाले से इसलिए है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। जब मुझ पर हमला हुआ, मैं ऑफिस से बैठा हूँ, ऑफिस से निकला हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ और ऑफिस से चंद गज के फासले पर मुझ पर ये अटैक हुआ है। पहला फायर हुआ है तो मैं तो ये समझा कोई पटाखा वगैरह छूटा है, लेकिन जो गनमैन मुझसे अगली सीट पर गनमैन बैठा था, उसके साथ ड्राइवर था, पिछली सीट पर मैं था। तो गनमैन का जो रिएक्शन था वो, उसके बाद उसने गन उठा के जो एम वगैरह लेने की कोशिश की, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई गड़बड़ हुई है। तो मैं फ़ौरन पिछली सीट पर लेट गया हूँ। फिर वो फायरिंग होती रही है, वो एक बहरहाल जो इसी दौरान मुझे पैदर पे 2 गोलियाँ आगे पीछे टांग में आके लगी हैं। और उस दिन मुझे तजर्बा हुआ कि जब गोली लगती है तो वो उसका तकलीफ़ इतनी ज़्यादा
फौरन नहीं होती, क्योंकि वो जल जाती है वो जगह और वो तकरीबन सुन सी हो जाती है। लेकिन बहरहाल अब जब उसके बाद मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा होगा, हार्डली 1-1.5 मिनट की बात होगी, तो फायरिंग हुई है, गाड़ी छलनी हो गई है, ड्राइवर बेचारा मौके पे मारा गया है, गनमैन भी बुरी तरह जख्मी हुआ है। मैं सीट पर लेटे हुए देख रहा हूँ कि अगली सीटों के नीचे से खून बहता हुआ शर पीछे आ रहा है। मेरी टांग पर भी गोलियां लगी हैं और उनसे बेतहाशा खून बह रहा है। और ऐसे में मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है और मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी को, अपने पीएस को या किसी को बताऊँ कि भाई ये ज़रा किसी को कॉल करें, क्या सूरत है। तो मुझे उसी वक्त गाड़ी से निकाला है जब ये फायरिंग वगैरह ख़त्म हुई है, और मुझे क्योंकि ऑफिस के सामने ही था, मुझे फ़ौरन निकाला है। तो इत्तेफाक से उस वक्त एक लोकल टीवी चैनल की एक मोबाइल टीम वहाँ से गुजर रही थी उसी वक्त एग्जैक्ट, उन्होंने उसी वक्त मेरी वो फुटेज वगैरह ली है। एक फोटोग्राफर इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहे थे, वो हमारे ईरानी कॉन्सुलेट के साथ होते हैं, तो वो उन्होंने मेरी तस्वीरें ली हैं। वो फुटेज, वो तस्वीरें, वो तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि मेरे चेहरे पे कोई खौफ, कोई दहशत, कोई इस किस्म की कैफियत नहीं थी। मैं जब निकला हूँ तो कोई आहो बुका, कोई नाला फरियाद, कोई चीख पुकार का कोई आलम नहीं था। अच्छा। तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला, ये समझ नहीं आई कि मैं इतना काम एंड क्वाइट क्यों था, कैसे था। मौत को इतने करीब, मौत से इतना करीब से देखकर आंखों के सामने वो गोलियां चिंगारियों की सूरत में उड़ती हुई नजर आ रही हैं और वो खून बह रहा है और ये सब कुछ हो रहा है और मुझे अब खुद गोलियां लगी हैं। और सच्ची बात यह है कि मुझे ये अंदाजा नहीं हो रहा कि सिर्फ टांग में गोली लगी है। अच्छा। क्योंकि टांग की गोली तो मुझे नजर आ रही है ना, वो खून बहता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन उसमें पेन वेन तो नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा, शायद जिसमें कहीं और भी गोलियां लगी हो मुझे फील ना हो रहा हो। लेकिन वो इतना हौसला कहाँ से आया, ये तो अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है, वरना उस वक्त अगर मैं कोई चीखो पुकार कर रहा होता तो सारी जिंदगी के लिए मेरे लिए वो एक ब्लैकमेलिंग स्टफ हो जाता। तो बस उसने इज्जत रखी है, करम फरमाया। शाह साहब, अभी पिछले दिनों डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने एक फतवा जारी किया और बरतानिया के अंदर और दुनिया के और बहुत सारे ज़राए इब्लाग में उसका बहुत चर्चा हुआ। एक तो ये आप समझते हैं कि इस नौयत के फतवों से दहशतगर्दी का रास्ता रोकने में कुछ मदद मिल सकती है, और फिर ये फतवा इतनी ताख़ीर से ही क्यों जारी किया गया? ये जहाँ तक ताख़ीर की बात है, इसका जवाब तो जाहिर है जिन्होंने फतवा जारी किया है वही दे सकते हैं। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इससे पहले पाकिस्तान में तो एक बाकायदा कोशिश हुई, उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के जो सरकर्दा उलमा हैं उनको जमा करके एक मुख्तसर, ये तो बहुत मैंने 2 दिन पहले मुझे वो मिला है वो फतवा मिनहाजुल कुरान के यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। चूँकि प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी हैं, तो उस हवाले से वो उनकी तरफ से सलाम और वो तोहफ़ा मुझे मिला। मैं अभी पूरी तरह देख नहीं पाया, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो तो नहीं देख पाया, लेकिन कई महीने पहले, काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान में इस तरह सरकर्दा उलमा को बुला के और उनसे बात की गई, और ये खुदकुश हमले जो हैं इसके बारे में, तो वो एक फतवा अब प्रिंट होकर भी आ गया, जिस पर जो गालिबन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं हमारे चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी, उनकी काविश से वो आया है सामने। लेकिन उस पर दस्तखत तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद तरीन उलमा जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कुछ गैर मुल्की उलमा जो हैं उनके भी दस्तखत उस पर मौजूद हैं, तस्दीक मौजूद है, और बहुत मुख्तसर सा फतवा है। और उसको मैं यहाँ पर भी अगर 2 जुमलों में बयान करना चाहूँ तो मेरा ख्याल है कि कोई और सुनने वालों के लिए भी समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के फतवे की भी बुनियादी तौर पर वही होना चाहिए। वो ये कि किसी भी मुसलमान का कत्ल 3 सूरतों में जायज़ है। या तो वो मुर्तद हो गया हो, या ये है कि वो उसने किसी को कत्ल किया हो और कत्ल करने की सूरत में उसको खून बहा के तौर पर, किसास के तौर पर उसको जवाबन कत्ल किया जाए। या तीसरा ये कि वो बदकारी का मुर्तकिब हुआ हो और वो शादीशुदा हो, तो उसकी सज़ा के तौर पर उसको कत्ल कर दिया जाए। और ये 3 सूरतें ये जायज़ सूरतें हैं
किसी भी मुसलमान को कत्ल करने की, लेकिन ये किसी फर्द को इख्तियार नहीं है कि वो ये कत्ल करे। ये हुकूमत, जाहिर है कि ये किसी पर आप इल्ज़ाम लगा दें कि जी उसने फलां को कत्ल किया है, तो आप तो जाके उसे सजा नहीं दे सकते ना। वो एक प्रोसेस से गुजर के, अगर इन तीन के अलावा, सूरतों के अलावा अगर किसी को कत्ल किया जाए तो जाहिर है कि वो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अब अगर कोई शख्स इस गुनाह कबीरा को, मुसलमान को कत्ल करने के गुनाह कबीरा को अगर गुनाह समझ के कर रहा है तो जाहिर वो कातिल है, उसको सजा देनी चाहिए। वो गुनाहगार है, काफिर नहीं हुआ, गुनाहगार है। जैसे हमारे यहाँ कत्ल होते रहते हैं दिन रात, लेकिन अगर वो ये बेगुनाह इंसान को, बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करता है और जायज समझ के करता है, हलाल समझ के करता है, और ये समझता है कि बड़ी नेकी का काम कर रहा है, तो ये तो वो कुरान और हदीस की, अल्लाह रसूल की नाफरमानी कर रहा है। वो उन शरीयत के ahकाम से रूगर्दानी कर रहा है। और जब आपके इस्लाम के हुक्म को, सरी हुक्म को, जो कुरान और हदीस, और जिसमें कोई एम्बिगिविटी ना हो, कोई इबाम ना हो, जिसमें किसी किस्म की वो गुंजाइश ना हो नुक्तासंजी की, अगर आप उस बात को मानने से इनकार कर दें, मसलन नमाज फर्ज है और आप कह दीजिए मैं नमाज को फर्ज नहीं मानता, ठीक, इस पे क्या बहस की जाए? तो इस पे क्या बहस हो सकती है? तो इस किस्म की चीज जो है इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है। तो जिन लोगों की ब्रेन वॉशिंग होती है, जिनको खुद कुछ हमलों के लिए इस्तेमाल की जाता है, क्या उनको ये सादा बात समझ नहीं आ सकती, या असरअंदाज होगी ये बात, ये फतवा और ये जो ब्रीफिंग है? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि बात ये होती है, जब ब्रेन वॉशिंग जो है ना जी, वो तो एक मुख्तलिफ चीज है, उसमें तो आदमी का जहन मुअत्तल हो जाता है ना। अच्छा, यहाँ पर ब्रेन वॉशिंग के हवाले से एक बात मैं करता चलूँ, शायद दिलचस्पी का बाइस